नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में एक प्रश्न पे चर्चा करेंगे जो यूपीएससी के 2016 के मेंस में पूछा गया था और ऐसे ही प्रश्न यूपी पीसीएस में भी पूछे जा सकते हैं। क्या भारत सरकार अधिनियम 1935 ने एक परिसंघीय संविधान निर्धारित कर दिया था? डिड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ले डाउन ए फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन? डिस्कस। भारत सरकार अधिनियम 1935 में जो प्रावधान थे, क्या वो एक परिसंघीय संविधान, परिसंघीय सरकार बनाने की ओर संकेत करते हैं? तो वो क्या क्या प्रावधान थे उसमें जो एक परिसंघीय, एक संघात्मक राज्य बनाने की ओर संकेत करते हैं? उन्हीं बिंदुओं पे प्रकाश इसमें डालना है मुख्य रूप से, और लास्ट में निष्कर्ष बताना है कि क्या ये सफल रहा, क्या सफल नहीं रहा। और तो पहले इसके लिए परिसंघीय व्यवस्था क्या होता है, उसकी परिभाषा क्या है, उसको बताना जरूरी है। परिसंघीय व्यवस्था ऐसी राजनीतिक प्रणाली होती है जिसमें विभिन्न राज्य समान उद्देश्यों की पूर्ति के लिए एक साथ संयुक्त होते हैं। ये सटीक डेफिनेशन है। परिसंघीय यानी कि फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन, परिसंघीय व्यवस्था ऐसी राजनीतिक प्रणाली होती है जिसमें विभिन्न राज्य समान उद्देश्यों की पूर्ति के लिए एक साथ संयुक्त होते हैं। तो अलग अलग राज्य हैं, वो आपस में मिल करके एक देश का निर्माण करते हैं, एक राज्य का निर्माण करते हैं। अलग अलग इकाई मिल करके एक राज्य का निर्माण करती है, राज्य में एक देश का निर्माण करती हैं। उसे कहते हैं परिसंघीय व्यवस्था। यानी इसमें राज्यों का महत्व है, राज्यों के पास शक्ति अच्छी खासी होती है। इसके उलट हम देखें तो एक केंद्रीकृत व्यवस्था होती है, जिसे हम जैसे ब्रिटेन में जो व्यवस्था है वो एक केंद्रीकृत व्यवस्था है। लेकिन अमेरिका में देखें तो वहाँ पे परिसंघीय व्यवस्था है, वहाँ पे राज्यों के पास ज़्यादा शक्ति है। तो क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के प्रावधान राज्यों को मजबूती देते हैं? आगे बढ़ें। जिनके पास अपनी कार्यकारिणी तथा विधायिका होती है, यानी अपनी कार्यपालिका, अपनी विधायिका होती है परिसंघीय व्यवस्था में। जैसे भारत में देखें तो हर राज्य के पास में अपनी कार्यपालिका है, अपनी सरकार है, मंत्रिपरिषद है, और अपनी विधायिका है यानी विधानमंडल है हर राज्य में। विधानमंडल के सदन दो हैं, एक विधानसभा, विधान परिषद। परंतु उनकी शक्तियों पर केंद्र की सीमाएं होती हैं। ठीक, मतलब जिनके पास में, राज्यों के पास में कार्यकारी और विधायिकी शक्तियां भी हैं, परंतु उनकी शक्तियों पर केंद्र की सीमाएं भी होती हैं। परिसंघीय व्यवस्था की उपस्थिति का दावा प्राचीन भारत, रोम एवं ग्रीस में किया जाता है। तो यहाँ सब इसके उदाहरण मिलते हैं शुरुआत में। परंतु उसके स्वरूप को लेकर राजनीति शास्त्र के विद्वानों में एकमत का अभाव रहा है। आधुनिक युग में संयुक्त राज्य अमेरिका प्रथम एवं आदर्श परिसंघ के रूप में जाना जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका, आधुनिक युग में संयुक्त राज्य अमेरिका प्रथम एवं आदर्श परिसंघ के रूप में जाना जाता है। जबकि कनाडा एवं भारत देखें तो ये अर्ध परिसंघीय की संज्ञा दी जाती है। किसी भी देश की राजनीतिक व्यवस्था परिसंघीय है अथवा नहीं, इसका निर्णय निम्नलिखित आधारों पर किया जाता है। तो एक परिसंघीय व्यवस्था परिसंघीय है कि नहीं, परिसंघीय व्यवस्था उस देश में है कि नहीं, तो उसके ये कुछ पॉइंट हैं कि दो स्तरीय सरकार हो, एक संघ स्तर पे और एक प्रांत स्तर पे। तो सबसे पहले दो स्तरीय सरकार होनी चाहिए। फिर लिखित संविधान हो, यानी कि संविधान के द्वारा राज्य का और केंद्र की क्या शक्तियां हैं वो पूरे अच्छे तरीके से निर्धारित हो और परिभाषित हो कि किसकी शक्तियां कहाँ तक जाती हैं, और कोई किसी के ऊपर डोमिनेट ना कर पाए, इसके लिए संविधान होना चाहिए, लिखित संविधान होना चाहिए, और उस संविधान की सर्वोच्चता भी होनी चाहिए। तो ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो एक परिसंघीय व्यवस्था के निर्धारक हैं। दो स्तरीय सरकार हो, लिखित संविधान और संविधान की सर्वोच्चता, दोनों बातें। शक्तियों का बंटवारा हो, जैसे हमारे संविधान में वर्तमान में देखें तो जो अनुसूची 7 है उसमें संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, 3 सूचियाँ बनी हुई हैं। उसमें शक्तियों का बंटवारा किया गया है। संघ सूची में लगभग 90 से ज़्यादा उसमें विषय हैं। राज्य सूची में भी लगभग हम कह लें कि 50-60 के बीच में उसमें भी हैं। समवर्ती सूची में भी 50-60 के बीच में जो विषय हैं वो निर्धारित हैं। तो संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, ये जो 3 सूचियां हैं वो कहीं ना कहीं शक्ति के बंटवारे की ओर इंगित करती हैं। समवर्ती सूची तो दो स्तरीय सरकार, लिखित संविधान, संविधान की सर्वोच्चता, शक्तियों का बंटवारा हो,
संघीय विवाद समाधान हेतु एक स्वतंत्र न्यायपालिका का प्रावधान। जो सर्वोच्च न्यायालय है उसका मूल क्षेत्राधिकार है कि संघीय विवाद का समाधान करें। अगर किसी मतलब केंद्र या किसी राज्य के बीच में या दो राज्यों के बीच में या दो से अधिक राज्य और केंद्र के बीच में किसी प्रकार का अगर मसला होता है तो सबसे पहली सुनवाई सर्वोच्च न्यायालय ही करता है। यानी हमारा सर्वोच्च न्यायालय एक संघीय न्यायालय की भांति भी कार्य करता है। तो दो स्तरीय सरकार, लिखित संविधान, संविधान की सर्वोच्चता, शक्तियों का बंटवारा और संघीय विवाद समाधान हेतु एक स्वतंत्र न्यायपालिका का प्रावधान भी होना चाहिए। और संघ के स्तर पर राज्यों का प्रतिनिधित्व हो। जैसे हमारा जो संसद है केंद्रीय स्तर पे, संघीय स्तर पे, उसमें दो सदन है, लोकसभा, राज्यसभा। राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व होता है, तो संघ के स्तर पर राज्यों का प्रतिनिधित्व हो। ये कुछ पॉइंट हैं। अब बिना देखें अगर हम कि परिसंघीय व्यवस्था पूछा है तो इसमें निर्धारक तत्व क्या है, परिभाषा क्या है इसकी, कि कुछ प्रांत या कुछ इकाइयाँ मिल करके संयुक्त होकर के कॉमन इंटरेस्ट के लिए एक हम कहने की जो शब्द यहाँ पे लिखा हुआ था कि समान उद्देश्यों की पूर्ति के लिए जब साथ में आते हैं, एक राज्य बनाते हैं, एक देश बनाते हैं, उसे कहते हैं परिसंघीय व्यवस्था। जिसके कुछ तत्व हैं कि दो स्तर पर सरकार हो, लिखित संविधान की सर्वोच्चता हो, और केंद्र, संघ और राज्यों के बीच में शक्तियों का बंटवारा हो, किसी प्रकार की संघीय विवाद हो तो उसके समाधान हेतु एक स्वतंत्र न्यायालय हो। ये सब उसके निर्धारक हैं। और संघ के स्तर पर, ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है कि संघ के स्तर पर राज्यों का प्रतिनिधित्व हो। अब आते हैं यहाँ पे कि भारत में संघीय व्यवस्था अपनाने की प्रथम कोशिश भारत सरकार अधिनियम 1935 के माध्यम से की गई थी। इसके द्वारा एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना की संकल्पना का निर्धारण किया गया। राज्य एवं रियासतों को एक इकाई की तरह माना गया। इसके द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त कर दिया गया। देखिए ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त कर दिया गया और प्रांतीय स्वायत्तता को प्रारंभ किया गया। प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त कर दिया गया और प्रांतीय स्वायत्तता प्रारंभ किया गया। तो यहाँ से संकेत मिल रहा है कि प्रांतों के पास में शक्ति ज़्यादा दी जा रही है, जो एक परिसंघीय व्यवस्था का लक्षण भी है। भारत सरकार अधिनियम 1935 के कुछ प्रावधान ने एक परिसंघीय संविधान का प्रारूप निर्धारित कर दिया था। तो इस अधिनियम में क्या कुछ प्रावधान थे जो परिसंघीय संविधान की ओर निर्धारित करते हैं। पहला, इसमें द्विस्तरीय सरकार का प्रावधान निर्धारित किया गया था, प्रांतीय स्तर और केंद्र स्तर। तो पहला पॉइंट जो उसका लक्षण भी है वो काम इसमें किया गया था कि द्विस्तरीय सरकार का प्रावधान इसमें था, प्रांतीय स्तर पर तथा केंद्र स्तर पर। इनके कार्यों के निष्पादन को सुविधाजनक बनाने हेतु एक लिखित संविधान का निर्माण किया गया। तो ये भी लक्षण था उसका, लिखित संविधान का निर्माण किया गया, जिसमें 321 अनुच्छेद 10 अनुसूचियां थीं। ये पॉइंट भी याद कर सकते हैं थोड़े फैक्ट्स डालने के लिए। तो पहला था द्विस्तरीय सरकार, दूसरा लिखित संविधान। तो लिखित संविधान का प्रावधान भी इसमें है, 321 अनुच्छेद और 10 अनुसूचियां उसमें थीं। तीसरा क्या था, संविधान की सर्वोच्चता और राज्यों मतलब केंद्र और राज्य के बीच में शक्तियों का बंटवारा, ये भी था। शक्तियों का बंटवारा किया गया। राज्य सूची, केंद्र सूची, समवर्ती सूची के विषय निर्धारित किए गए। इतना डाटा मेंस के लिए ना भी याद करें कोई बात नहीं, तो मेरा एक ध्यान रहे कि शक्तियों का बंटवारा के लिए राज्य सूची, केंद्र सूची, समवर्ती सूची, 3 सूचियां भी बनाई गई थी। लिखित संविधान का भी निर्माण किया गया था। और प्रांतों को स्वायत्तता, पृथक पहचान, विधि बनाने का दायित्व, क्योंकि हम देखें कि जो परिसंघीय व्यवस्था होती है उसमें कार्यपालिका मतलब प्रांतों के पास में कार्यपालिका और विधायिका की शक्ति भी होती है। तो प्रांतों को स्वायत्तता दी गई, पृथक पहचान दिया गया, विधि बनाने का दायित्व यानी विधायिका वाली बात, उसको लागू करने के लिए जो सरकार बनेगी, जो मंत्रिपरिषद बनेगा या जो कार्यपालिका हम कहें व्यवस्थापिका बनेगी, उसका भी अधिकार दिया गया। प्रांतीय विषयों का संचालन मंत्रियों के द्वारा किया जाता था। यानी प्रांतीय विषयों का संचालन जो है
मंत्रियों के द्वारा किया जाता था, जो मुख्यमंत्री के अधीन कार्य करते थे तथा विधानमंडल के प्रति जवाबदेह थे। तो ये जो पॉइंट है इसको ध्यान रखिए कि ऐसी व्यवस्था होती है संसदीय व्यवस्था में, जो संसदनात्मक व्यवस्था होती है उसकी ये मूल पहचान है कि प्रांतीय विषय, मतलब जो मुख्यमंत्री होते हैं या जो मंत्रिपरिषद है राज्य की या केंद्र की भी मान लें, यानी कार्यपालिका जो है वो विधायिका के प्रति जवाबदेह होती है, उत्तरदायी होती है। इसके द्वारा एक संघीय न्यायपालिका, ये भी पॉइंट ध्यान रहे कि संघीय न्यायपालिका उसमें था भी, 2 स्तर की सरकार, लिखित संविधान, संविधान की सर्वोच्चता और शक्तियों का बंटवारा, संघीय विवाद के लिए एक संघीय न्यायालय हो, स्वतंत्र न्यायालय हो वो भी, और अंतिम में हम देखे थे कि संघ के स्तर पर राज्यों का प्रतिनिधित्व हो, तो ये भी हम देख लेंगे ये चीज़ें थी कि नहीं थी। तो संघीय न्यायपालिका का एक पॉइंट था उसमें, तो वो भी इसमें व्यवस्था किया गया। 1935 की भारत सरकार अधिनियम से एक संघीय न्यायपालिका का निर्माण किया गया। 1935 के अधिनियम के प्रस्तावित संघ में रियासतों का सम्मिलित होना वैकल्पिक था। अब देखिए एक संघ बनेगा तो उसमें प्रांतीय इकाइयाँ, जो कई सारी इकाइयाँ हैं, वो मिल करके जब आती हैं एक साझा उद्देश्य के पूर्ति के लिए, तो वहाँ बनती है परिसंघीय व्यवस्था। लेकिन इसमें अब यही देखिए जो प्रश्न पूछा गया है कि क्या भारत सरकार अधिनियम 1935 ने एक परिसंघीय संविधान निर्धारित कर दिया था, चर्चा कीजिए। तो यहाँ पे कुछ नेगेटिव चीज़ें हैं जो परिसंघीय व्यवस्था को कमज़ोर करने की ओर दिखाती हैं। 1935 के अधिनियम के प्रस्तावित संघ में रियासतों का सम्मिलित होना वैकल्पिक कर दिया। जब तक इकाइयाँ, जो क्षेत्रीय इकाइयाँ हैं, वो जो सम्मिलित नहीं होंगी तो परिसंघीय व्यवस्था कमज़ोर होगी। संघ के अस्तित्व में आने के लिए आवश्यक था कि रियासती प्रतिनिधियों में न्यूनतम आधे प्रतिनिधि चुनने वाली रियासतें सम्मिलित हों। देखिए एक परिसंघीय, इसमें एक शर्त रखी गई थी कि भाई परिसंघीय व्यवस्था तभी बनाएंगे जब कम से कम आधे रियासत जो हैं वो इस संघीय व्यवस्था में सम्मिलित हों, जुड़ें। चूँकि यह हुआ नहीं तो रियासतों के सम्मिलित नहीं होने की वजह से एक परिसंघीय व्यवस्था का निर्माण हो ही नहीं सका। सारे प्रावधान किए गए, 2 स्तरीय सरकार की व्यवस्था की गई, शक्तियों का बंटवारा किया गया, लिखित संविधान बनाया गया, संघीय न्यायालय बनाया गया, विधायिका कार्यपालिका की शक्ति दी गई, सब कुछ किया गया। और एक शर्त रखा गया, भाई रियासतें भी शामिल हों तभी तो संघीय व्यवस्था बनेगी। और चलो सारे रियासतें शामिल नहीं हो पाए कोई बात नहीं, कम से कम आधे रियासतें तो शामिल हो जाएं, ये शर्त रखा गया। लेकिन यह हुआ नहीं, आधे रियासत भी इस परिसंघीय व्यवस्था में शामिल नहीं हुई, इसीलिए संघ अस्तित्व में नहीं आया। कभी प्रीलिम्स में ये कथन कारण में अच्छा प्रश्न बन सकता है। कथन में दिया रहे कि 1935 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा एक परिसंघीय व्यवस्था की परिकल्पना की गई थी, तो सही बात है, की गई थी। और कथन 2 दिया रहे, मान लो कि यह परिसंघीय व्यवस्था जो है कभी अस्तित्व में नहीं आया, तो ये भी बात सही है। 3-4 कथन मान लो दे दें, कथन कारण से भी यहाँ आ सकता है कि परिसंघीय व्यवस्था नहीं बन पाई, कथन में कारण दिए रहे क्योंकि इसमें रियासतें शामिल नहीं हुई। लेकिन एक बहुत अच्छा प्रश्न ऐसे बन सकता है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सी बात इसमें से गलत है उसको बताइए। तो नंबर 1 बात दिए रहे कि 1935 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा एक परिसंघीय व्यवस्था बनाने की परिकल्पना की गई थी, तो सही बात हो जाएगी। दूसरा, इसके द्वारा प्रांतीय स्वायत्तता को बढ़ावा दिया गया, प्रांत में द्वैध शासन व्यवस्था को समाप्त किया गया, संघीय न्यायालय की स्थापना की गई, केंद्र राज्य स्तर पे सरकार के निर्माण किया गया और लिखित संविधान का निर्माण किया गया, तो सही बात हो जाएगा। नंबर 3 दिए रहे कि इसमें एक परिसंघीय व्यवस्था बनाने के लिए कम से कम आधे रियासतों का सम्मिलित होना अनिवार्य किया गया था, तो ये भी बात सही है। और नंबर 4 ऐसे दिए रहे कि यह परिसंघीय व्यवस्था साकार हो गई थी, सफल हो गई थी, तो ये बात गलत रहेगा। साकार नहीं होते, सफल नहीं हो पाई थी क्योंकि आधे राज्य भी, आधी मतलब जो रियासतें हैं वो भी सम्मिलित नहीं हुई थी।
तो 1935 के अधिनियम के निम्न प्रावधान संघीय भावना के विपरीत भी थे। कुछ प्रावधान देखिए, जैसे गवर्नर जनरल केंद्र में समस्त संविधान का केंद्र बिंदु था, जो परिसंघीय व्यवस्था के विपरीत था। परिसंघीय व्यवस्था में क्या होता है कि जो प्रांतीय स्वायत्तता है उसको बढ़ावा दिया जाता है, प्रांत के पास में ज़्यादा शक्ति होती है। जैसे जब भी परिसंघीय व्यवस्था बोला जाए तो सीधा उदाहरण यूएसए आना चाहिए। यूएसए जो है वो एक आदर्श परिसंघीय व्यवस्था का उदाहरण माना जाता है। कनाडा और भारत तो अर्ध संघीय व्यवस्था है। बहुत सारे प्रावधान ऐसे हैं जिसमें केंद्र शक्तिशाली हो जाता है, वो जरूरी भी है भारत जैसे परिप्रेक्ष्य में। तो परिसंघीय व्यवस्था का जो प्रावधान है वो यूएसए में देखा जा सकता है सही रूप में। और इसमें क्या है, राज्यों के पास शक्ति ज़्यादा होनी चाहिए, लेकिन गवर्नर जनरल केंद्र में समस्त संविधान का केंद्र बिंदु बन गया, जो परिसंघीय व्यवस्था के विपरीत था। वह अब उदाहरण दे रहा है, ये चाहे एग्जाम में लिखें चाहे ना लिखें, लेकिन ये पॉइंट ध्यान रहे कि गवर्नर जनरल जो है वो संविधान का केंद्र बिंदु बन गया, इसलिए जो है ये परिसंघीय व्यवस्था कैसे कहें इसको। उदाहरण भी दे रहा है कि यह अनुदान मांगों में कटौती कर सकता था, विधानमंडल द्वारा अस्वीकार किए गए विधेयक का अनुमोदन कर सकता था, विभिन्न विषयों पर अध्यादेश जारी कर सकता था, सरकारी कानूनों को रोक लगा सकता था। इससे अधिनियम के वास्तविक क्रियान्वयन में रुकावटें आई। तो ये बातें उदाहरण हैं, याद किया भी जा सकता नहीं भी, क्योंकि इतना ब्यौरा लिखने का समय भी नहीं होता है। इसमें संघीय न्यायपालिका के ऊपर प्रिवी काउंसिल में अपील की जा सकती थी, जो परिसंघीय व्यवस्था के विपरीत थी। संघीय न्यायपालिका की स्थापना की गई, लेकिन संघीय न्यायपालिका सर्वोच्च भी तो होना चाहिए, अपील का सर्वोच्च न्यायालय भी होना चाहिए, लेकिन इसके ऊपर प्रिवी काउंसिल भी थे। प्रिवी काउंसिल, तो इसकी क्या खाक सकती, मेन तो ये हो गया प्रिवी काउंसिल। यह परिसंघीय व्यवस्था के विपरीत थी। इस अधिनियम के द्वारा एक अनम्य संविधान प्रस्तुत किया गया। अनम्य मीन्स कठोर, जिसमें आंतरिक विकास की कोई संभावना नहीं थी। संविधान संशोधन की शक्ति ब्रिटिश संसद में निहित थी। अमेरिकन जैसे है तो वहाँ पे संविधान में संशोधन करना है तो संविधान भी दो स्तर पे है। पहली बात तो केंद्रीय स्तर पे, राज्य स्तर पे। यूएसए में प्रांत के संविधान में संशोधन प्रांत की जो विधायिका है करेगी। संघीय संविधान में संशोधन जो है वो संघ की जो विधायिका है वो करेगी। लेकिन कोई ऐसे प्रावधान है जो संघ को चोट पहुंचाते हैं, कमज़ोर करते हैं, तो उसमें अमेरिका में देखना पड़ेगा, शायद 2/3 राज्यों का भी अनुमोदन लेना पड़ता है। तो एक संघीय व्यवस्था मजबूत है वहाँ पे। यहाँ पे तो संविधान संशोधन करना है तो उसकी शक्ति ब्रिटिश संसद में है, केंद्रीय स्तर पे ही हो सकती है। परिसंघीय व्यवस्था कहाँ की है फिर ये? जो संविधान वर्तमान में भारत के पास में है उसमें भी ऐसा है, संविधान संशोधन की शक्ति राज्यों के पास नहीं है, केंद्र के पास में है, संसद के पास में है। इसलिए अर्ध संघीय व्यवस्था कहते हैं भारत को। संघीय बजट का लगभग 80% भाग ऐसा था जिस पर विधानमंडल मताधिकार का प्रयोग नहीं कर सकता था। सबसे महत्वपूर्ण बिंदु ब्रिटिश हितों को बढ़ावा देना तथा भारतीय संप्रभुता को सीमित रखना था। उपरोक्त आधारों पर कहा जा सकता है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 ने अप्रत्यक्ष रूप से तो परिसंघीय संविधान की अवधारणा को निरूपित कर दिया था, लेकिन गवर्नर जनरल की भूमिका एवं ब्रिटिश हितों की प्रमुखता के कारण कभी अपने वास्तविक स्वरूप में नहीं आ पाया। तो ये अपना आंसर हो जाएगा इस प्रकार से। यही सेम जो टॉपिक है लक्ष्मीकांत में भी ये दिया हुआ है, इसको पढ़ लें कुछ बातें। भारत सरकार अधिनियम 1935। यह अधिनियम भारत में पूर्ण उत्तरदायी सरकार के गठन में एक मील का पत्थर साबित हुआ। इसमें 321 धाराएं कह रहा है। ऊपर हमने कितना पढ़ा था धाराएं? हाँ 321 धाराएं 10 अनुसूचियाँ, ठीक है, यहाँ भी वही दिया है। इसमें 321 धाराएं और 10 अनुसूचियाँ थीं। इसने अखिल भारतीय संघ की स्थापना की, जिसमें राज्य और रियासतों को एक इकाई की तरह माना गया। अधिनियम ने केंद्र और इकाइयों के बीच 3 सूचियां बनाई, संघीय सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची के आधार पर शक्तियों का बंटवारा किया गया। शक्ति बंटवारा जो उसमें
एक तत्व भी है परिसंघीय व्यवस्था के लिए। अवशिष्ट शक्तियाँ, हाँ ये भी पॉइंट एक है कि परिसंघीय व्यवस्था कमजोर क्यों थी, क्यों माना जा सकता है 1935 वाले अधिनियम में, क्योंकि अवशिष्ट शक्तियाँ वायसराय गवर्नर को दी गई थी। जो परिसंघीय व्यवस्था होती है आदर्श रूप में, वहाँ पे अवशिष्ट शक्तियाँ राज्यों के पास में होती हैं। हालांकि यह संघीय व्यवस्था कभी अस्तित्व में नहीं आई क्योंकि देसी रियासतों ने इसमें शामिल होने से इनकार कर दिया था। इसने प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था समाप्त कर दी और प्रांतीय स्वायत्तता का शुभारंभ किया। इससे संकेत मिलता है परिसंघीयता का। राज्यों को अपने दायरे में रहकर स्वायत्त तरीके से 3 पृथक क्षेत्रों में शासन का अधिकार दिया गया। इसके अलावा अधिनियम ने राज्यों में उत्तरदायी सरकार की स्थापना की, यानी गवर्नर को राज्य विधान परिषदों के लिए उत्तरदायी मंत्रियों की सलाह पर काम करना आवश्यक था। यह व्यवस्था 1937 में शुरू की गई और 1939 में इसे समाप्त कर दिया गया। इसने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली का आरंभ किया, प्रांत में द्वैध शासन प्रणाली का अंत किया और प्रांतीय स्वायत्तता को बढ़ाया, और केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली का आरंभ किया। परिणामतः संघीय विषयों को स्थानांतरित और आरक्षित विषयों में बांटा गया। हालांकि यह प्रावधान कभी लागू नहीं हो सका। इसने 11 राज्यों में से 6 राज्यों में द्विसदनीय व्यवस्था प्रारंभ की। इस प्रकार बंगाल, बम्बई, मद्रास, जो 3 बड़े प्रेसिडेंसी वाले भी हैं, इसमें बिहार, संयुक्त प्रांत और असम में द्विसदनीय विधान परिषद और विधानसभा बन गई। 6 प्रांतों बनाया गया द्विसदनीय व्यवस्था 11 में से: बंगाल, बम्बई, मद्रास, बिहार, संयुक्त प्रांत, असम। इसने दलित वर्गों, अनुसूचित जातियों के लिए एक निश्चित संख्या में सामान्य सीटें आरक्षित की। इसने महिलाओं और श्रमिकों को विशेष प्रतिनिधित्व भी दिया। इसने भारत सरकार अधिनियम 1858 द्वारा स्थापित भारत परिषद को समाप्त कर दिया। इंग्लैंड में भारत सचिव को सलाहकारों की टीम मिल गई। इसने मताधिकार का विस्तार किया। लगभग 10% जनसंख्या को मत का अधिकार मिल गया। इसके अंतर्गत देश की मुद्रा और साख पर नियंत्रण के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई। इसने न केवल संघीय लोक सेवा आयोग की स्थापना की, बल्कि प्रांतीय सेवा आयोग की और 2 या अधिक राज्यों के लिए संयुक्त सेवा आयोग की स्थापना की। ये भी हम पॉइंट उसमें लगा सकते थे, हालांकि इतना महत्वपूर्ण नहीं, लेकिन फिर भी लगा सकते हैं कि संघीय व्यवस्था के लिए देखिए संघीय लोक सेवा आयोग और प्रांतीय लोक सेवा आयोग अलग अलग जो संस्थाएं हैं वो भी कहीं कहीं बनाई गई। इसके तहत 1937 में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई, लेकिन ये अपील की सर्वोच्च संस्था नहीं थी, प्रिवी काउंसिल थी इसके ऊपर भी। इसने बर्मा को भारत से अलग किया। 1935 का अधिनियम जो है बर्मा को भारत से अलग किया। इसने ओडिशा और सिंध को 2 नए प्रांत बनाए इससे, और 1 अप्रैल 1936 को ओडिशा जो है बिहार से अलग होकर के एक नया प्रांत बना। इसने अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा के लिए सुरक्षा उपायों का प्रावधान किया। इसने रेलवे के प्रशासन के लिए एक संघीय रेलवे प्राधिकरण की स्थापना का प्रावधान किया। इसने महासंघ और प्रांतों के लेखाओं की लेखा परीक्षा के लिए भारत के महालेखा परीक्षक की नियुक्ति का प्रावधान किया गया। तो ये था इसका अध्ययन। पूरा देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।